वो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट की जो 6 प्रॉपर्टी पढ़े थे, 6 प्रॉपर्टी आपको पहले तो याद होना चाहिए, है ना, ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सके, और इस्तेमाल करते वक्त आप कंफ्यूज ना होना चाहिए कि सर ये प्रॉपर्टी किधर से आया, है ना। तो 6 प्रॉपर्टी को वन बाई वन जस्ट खाली रिकॉल कर देते हैं ना। पहला प्रॉपर्टी बेटे क्या था, यस सर। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था बेटे, कि एक डिटर्मिनेंट का रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 बाई 3 का डिटर्मिनेंट है। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जितना होगा, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जितना है, अगर मैं डिटर्मिनेंट का रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करूँ, मतलब इसका जो फर्स्ट रो 1 2 3 है उसको फर्स्ट कॉलम बना दूँ, सेकेंड रो 4 5 6 उसको सेकेंड कॉलम बना दूँ, थर्ड रो 7 8 9 उसको थर्ड कॉलम बना दूँ, अगर ऐसा कर दूं तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहता है। ये क्या बोलता है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 है ना, तो डिटर्मिनेंट का रोज एंड कॉलम्स में इंटरचेंज कर देने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, तो दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है ना। पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी बेटा क्या पढ़े थे ना, डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम के बीच में अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू का खाली साइन बदल जाता है, खाली साइन बदल जाता है। जैसा कि एग्जांपल देखते हैं, मानो मेरे पास डिटर्मिनेंट है 1 2 3 0 4 0 3 2 0, ये डिटर्मिनेंट है। अब इसका वैल्यू कितना है चलो देखते हैं। अगर फर्स्ट रो के अलम पर करें बेटे, आप इसका ई डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर इजीली कैलकुलेट करना चाहते हो सेकंड रो के अलम पर करने से जल्दी होगा, क्योंकि सेकंड रो पे दो जीरोज है, जल्दी होगा। लेकिन चलो मैं फर्स्ट रो के अलम पर भी करता हूँ, क्योंकि हम कोई भी रो कोई भी कॉलम के अलम पे कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट रो के अलम पर मैं एक्सपांड करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू पहले कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अच्छा, तो क्या होगा इसका वैल्यू ना, पहले तो 1 इंटू, बेटा 1 का रो कॉलम डिलीट कर दो, जो बचा वो डिटर्मिनेंट 4020, 4020 मतलब 4 इंटू 0 -2 इंटू 0, है ना, 4 इंटू 0 -2 इंटू 0 मतलब 0 - 0। अच्छा, फिर क्या होगा बेटा, -2, 2 का रो एंड कॉलम को डिलीट कर दो, 2 का रो कॉलम को डिलीट कर दो बेटे, क्या होगा 0 - 0, है ना, क्लियर है ना। अच्छा, फिर +3, 3 का रो एंड कॉलम को डिलीट कर दो, 3 का रो एंड कॉलम को डिलीट कर दो, दिस माइनस दिस, है ना, मतलब 0 - 12, है, 0 - 12। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या निकल गया, ये तो 0 - 0 0, ये तो 0, तो ये हो गया 3 × -12 कितना आता है बेटा, -36। अच्छा, अब ये डिटरमिनेंट का कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम के बीच में अगर हम इंटरचेंज करते हैं, अच्छा इसका वैल्यू आ गया -36, चलो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। इसका वैल्यू मुझे पता चल गया -36, इसका वैल्यू है -36। अब इसका मैं कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर रहा हूँ, या फिर कोई भी दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो, जब भी करो। तो मैं दो रो को कर रहा हूँ, रो 1 रो 3 को मानो कर रहा हूँ इंटरचेंज, है ना। तो ये 3 2 0 ऊपर चला गया, 3 2 0, और बीच में 0 4 0, और नीचे 1 2 3, है ना। तो मैं क्या किया ना, रो वन एंड रो 3 ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया, है ना। अब इंटरचेंज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो गारंटेड 36 आएगा। क्या आएगा, 36 आएगा, मतलब इसका साइन खाली रिवर्स हो जाएगा। चलो अब कैलकुलेट करके देख लो। अगर फर्स्ट रो के अलम पर इसको कैलकुलेट करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो पहले बेटे 3 का रो कॉलम डिलीट करो, 12 - 0, है ना, 12 - 0, फिर -2, है ना, -2 इंटू 2 का रो कॉलम डिलीट करो, 0 - 0, है ना, 0 - 0, फिर +0 इंटू एनीथिंग इज 0, छोड़ो ये +0। तो ये देखो कितना है बेटे, 12 - 0 12, 12 इंटू 3 36, और ये तो 0 है, ये तो 0 है, तो आंसर कितना आ गया 36।
तो इसका मतलब प्रॉपर्टी 2 के हिसाब से अगर हम डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम के बीच में अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का खाली साइन बदल जाता है और कुछ नहीं होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहता है। ये था दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था? तीसरा प्रॉपर्टी था कि डिटर्मिनेंट के कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम में, डिटर्मिनेंट के कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम में अगर आप एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हो तो पूरा डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। 1 2 3 0 3 0 0 0 4 एक डिटर्मिनेंट में ले रहा हूँ एंड चलो इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसका वैल्यू क्या आएगा बेटे? अच्छा, इसका वैल्यू डायरेक्ट आप बता सकते हो? ये जो मैं दिया हूँ बहुत ही इजी सा डिटर्मिनेंट दिया हूँ, ये एक बेटे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप देख सकते हो, क्योंकि इसका जो डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट में जानबूझकर जीरो दिया हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन करना जल्दी हो जाए। डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो, तो ये जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो किस टाइप का मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बेटे? कि मेन डायगोनल के नीचे वाले अगर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसी तरह डायगोनल के ऊपर वाले अगर सारे जीरो होते हैं तो उसको लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं। और जो डायगोनल मैट्रिसेस हैं जिनका डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो, नीचे वाले भी सारे एलिमेंट जीरो, वो बोथ अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर होते हैं। तो ये तीनों तरह की जो मैट्रिसेस हैं उनका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला था? बड़ा इजी से, डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? तो डायगोनल के एलिमेंट को खाली मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 इंटू 3 इंटू 4 डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट मुझे मिल गया 12। दोबारा बोलता हूँ, ये है मेरा पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट। याद रखो बेटे, डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो हो या फिर डायगोनल के ऊपर वाले सारे जीरो हो या फिर नीचे वाले ऊपर वाले सारे के सारे जीरो हो, तो ऐसे डिटर्मिनेंट डायरेक्ट हम कैसे कैलकुलेट कर देंगे? डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके, है ना। ये फॉर्मूला है, पढ़े थे। अच्छा, अच्छा, इसका मैं अगर कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूं। गुड इवनिंग। तो ये जो डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम में मैं एक कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई करूं, मानो मैं इसका रो 1 में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया 5। चलो, न्यू डिटर्मिनेंट क्या आएगा बेटे ना? 5 10 15 0 3 0 0 0 4। कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम में मैं एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना चाहता था, तो मैंने रो 1 में 5 मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई करके चलो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। देखो, इसका डिटर्मिनेंट भी हमें आराम से निकल जाएगा, बड़ा आराम से, वही मेथड में। बट देखो, डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो, तो ये डिटर्मिनेंट बड़े आराम से डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे निकल जाएगा बेटे? मल्टीप्लाई करो तो डायगोनल वाले एलिमेंट, है ना। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा? 5 इंटू 3 इंटू 4 मतलब 60। अच्छा, ओरिजिनल डिटरमिनेंट का वैल्यू था 12, अभी न्यू डिटरमिनेंट का वैल्यू है 60। मतलब ओरिजिनल डिटरमिनेंट जितना था उसमें 5 मल्टीप्लाई हो गया, है ना। पहला डिटरमिनेंट 12 था, अब हमारा डिटरमिनेंट आया 12 इंटू 5। तो क्या हुआ यहाँ पर ना? मैं मेरा डिटरमिनेंट का कोई एक रो के सारे एलिमेंट में 5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो न्यू डिटरमिनेंट मिला उसका वैल्यू क्या आया ना? ओल्ड डिटरमिनेंट वैल्यू इंटू यही 5। तो मैं कोई भी रो के साथ ऐसा कर सकता था। मैं रो 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई करता तो यही आता, रो 3 के साथ 5 मल्टीप्लाई करता तो यही आता, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करता तो यही आता। तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम में अगर आप एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो तो कांस्टेंट पूरा डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा, तो उसको लेके हम कुछ प्रॉपर्टी डिराइव किए थे, मतलब कुछ नोट कुछ लिखे थे, कुछ प्रॉपर्टी डिराइव किए थे। क्या किए थे? पहला बात है कि आप बेटे एक डिटर्मिनेंट का किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम से एक कांस्टेंट कॉमन ले सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल, मैं एक डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ 2 4 6 5 15 20 7 14 49, मैं एक डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ। ये डिटर्मिनेंट को मैं अगर और छोटा करना चाहूँ और इसको और सिंपल बनाना चाहूँ
तो मैं इसका जो फर्स्ट रो है उसके सारे एलिमेंट में से कॉमन फैक्टर ले सकता हूँ विच इज 2, और सेकेंड रो में से भी बेटा कॉमन फैक्टर ले सकता हूँ विच इज 5, यस। थर्ड रो में से भी एक कॉमन फैक्टर ले सकता हूँ विच इज 7। अगर आपको कॉलम के अलग पर कॉमन फैक्टर दिखे तो भी आप कॉमन ले सकते हो। तो मतलब कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट में से आप एक कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट, कोई एक रो या फिर एक कॉलम, है ना। तो यहाँ पर मैं ऐसा किया, तो करने के बाद बेटा पहला रो अभी क्या बन जाएगा, इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया था, तो 1 2 3 5, अच्छा इसमें से 5 कॉमन गया था तो 1 3 4, इसमें 7 कॉमन गया था 1 2 7, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, ध्यान रखो। तो यहाँ पर मैं क्या किया ना, इसका रोज में से कॉमन फैक्टर लिया, इसका ये रो में से 2 लिया, इसका ये रो में से, वही काम हम कॉलम से भी कर सकते हैं, कॉलम से भी कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं ऐसा देता आपको 2 4 6 3 6 11 4 5 8, तो मैं इसका पहला कॉलम में से कॉमन फैक्टर 2 भी ले सकता हूँ। तो कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम से आप कॉमन फैक्टर ले सकते हो, तो हो जाएगा 1 2 3, और इसमें से तो कुछ कॉमन मुझे मतलब लेना नहीं चाहिए, और ये 4 5 8 है ना, तो मैं फर्स्ट कॉलम से कॉमन फैक्टर 2 ले गया, तो ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, और इससे हम एक और एक प्रॉपर्टी क्या डिराइव किए थे बेटे, कि मैं मानो एक कांस्टेंट को एक डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मैं मानो k को एक डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मानो मेरे पास डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कांस्टेंट डिटर्मिनेंट के बाहर उसके साथ मल्टीप्लाई होके है। अगर मैं कांस्टेंट को अंदर लाना चाहता हूँ तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ये कांस्टेंट को आप इसका किसी भी रो, किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो। सपोज मैं ये कांस्टेंट को लाके सेकंड रो में मल्टीप्लाई कर दूं, सो दिस दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 2 3 4k 5k 6k 7 8 9, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू, मैं चाहूँ तो ये कांस्टेंट को कोई एक कॉलम में भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बस कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के कॉलम के सारे एलिमेंट है मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर लेके कांस्टेंट को, ठीक है ना। ये सब उसमें से आया था। तीसरा चीज क्या आया था निकल के, कि एक डिटर्मिनेंट के अगर कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाता है बेटे 0, है ना। देखो ये डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो एंड लास्ट रो दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, इसका वैल्यू 0 आएगा कैलकुलेट करने से। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 आएगा क्योंकि इसका दो कॉलम आइडेंटिकल है, दो कॉलम आइडेंटिकल, ठीक है। अच्छा, और प्रॉपर्टी में क्या पढ़े थे बेटे, डिटर्मिनेंट के अगर कोई एक रो के अगर सारे एलिमेंट बेटे 0 हो गए, एक डिटर्मिनेंट मेरे पास है और अगर उसके कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है। तो फॉर एग्जांपल ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा, आराम से बता सकता हूँ क्योंकि एक कॉलम के सारे एलिमेंट इसमें 0 हो, तो इसमें ये प्रॉपर्टी इसमें से गया था। अच्छा, तो चलो बाकी जो प्रॉपर्टी हम पढ़े थे उसको जब यूज होगा तब करेंगे एक एक करके। अच्छा पहले क्वेश्चन देखते हैं, इसको जूम इन कर लेता हूँ। अच्छा एनसीईआरटी का एक सवाल एग्जाम्पल 9 देखो बेटे, इसमें क्या दिया है, बोला है कि इवेल्युएट दिस, इसको इवेल्युएट करना, ये एक डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू निकालना। अभी उसने यहाँ पर हमें कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला है कि इवेल्युएट दिस विदाउट एक्सपैंडिंग या फिर इवेल्युएट दिस विदाउट यूज, आई मीन इवेल्युएट दिस यूजिंग प्रॉपर्टीज, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, हमें पूरा इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया है कि तुम बस इसको इवेल्युएट करके आंसर बताओ। तो बेटा अगर आप एग्जाम में इसको पूरा इवेल्युएट ऐसे भी करते हो ना, मतलब अगर फर्स्ट रो के अलग, हमें पता है कि हम डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए उसका कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के अलग पर एक्सपांड करके उसका डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको भी कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि उसने खाली इवेल्युएट बोला है। लेकिन जरा सोचो, आपको बहुत डिफिकल्ट होगा कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब बड़े बड़े नंबर होते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, तो बेटे उसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं,
सिंपल कर देने के बाद हम देखेंगे क्या कुछ प्रॉपर्टी के हिसाब से जल्दी आंसर आ जाता है क्या, या फिर अगर कुछ नहीं होता है तो लास्ट को एक्सपेंड करेंगे, लेकिन पहले तो सिंप्लीफाई करना करेंगे। अच्छा बेटा देखो, इसकी डिटरमिनेंट का जो फर्स्ट रो है उसको जो तीन नंबर है 102, 18, 36, ये तीनों 6 के मल्टीपल्स है। आप चेक कर लो, ये होता है बेटा 6 जा 6 36, ये होता है 6 जा 3 18, ये होता है 17 जा 6 इज इक्वल टू 182। ये 6 का मल्टीपल है बेटे, डायरेक्ट आप बता सकते हो 6 का मल्टीपल है। कैसे बेटे, कोई नंबर 6 का मल्टीपल तभी होता है अगर वो बोथ 2 एंड 3 का मल्टीपल हो, है ना। 2 का भी मल्टीपल हो, 3 का भी मल्टीपल हो, तो वो 6 का मल्टीपल होता है। तो 102 तो 2 का मल्टीपल होगा ना, क्योंकि उसके यूनिट प्लेस में 2 है। यूनिट प्लेस में अगर 0 2 4 6 8 रहता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। और ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। मुझे कैसे पता चलता है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, मैं उस नंबर के सारे डिजिट को ऐड करता हूँ, ऐड करने से जो नंबर मिलता है अगर वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल हो तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर वो भी 3 से डिविजिबल रहता है। तो 103 का अगर सारे डिजिट को ऐड करो, 1 प्लस 0 प्लस 2 कितना आता है 3, एंड 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, therefore 102 is also a multiple of 3। तो 102 both 2 and 3 का मल्टीपल मतलब 6 का मल्टीपल, ऐसे मुझे पता चला। तो ये तीनों 6 का मल्टीपल है। तो फर्स्ट रो में से हम एक कॉमन फैक्टर 6 बाहर ले सकते हैं। कॉमन फैक्टर अगर 6 बाहर ले गए तो इधर क्या रहेगा बेटे 17, बिकॉज 17 जा 6 102 होता है। इधर क्या रहेगा बेटे 3, इधर क्या रहेगा बेटे 6। तो ये अभी कैसा हो गया, ऐसा हो गया। अब देखो बेटे 6 इंटू दिस डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट का जरा फर्स्ट रो एंड थर्ड रो को देखो जरा, कुछ कुछ देख पा रहे हो, कंप्लीटली yes, आइडेंटिकल, कंप्लीटली आइडेंटिकल। तो कोई भी डिटर्मिनेंट का अगर कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाता है। तो ये जीरो है, 6 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो देखो आप जरा सोचो, एग्जाम में अगर आप इसको फर्स्ट रो के अलग पर एक्सपांड करके करते, मार्क तो मिलेगा, क्योंकि उसने बोला इवेलुएट करने के लिए, उसने कुछ नहीं बोला है कि विदाउट एक्सपैंडिंग या फिर यूजिंग प्रॉपर्टी, मार्क तो मिलेगा। लेकिन देखो लास्ट को आपको जीरो मिलेगा, लेकिन आप कितने मेहनत करोगे, जरा इमेजिन करो। अगर इसको आप फर्स्ट रो के अलग पर बेटे मतलब एक्सपांड कर रहे हो तो बेटे प्लस माइनस प्लस 102 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करके 18 माइनस 12, फिर माइनस 18 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो 6 माइनस 17 इंटू 4, प्लस फिर प्लस 36 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो 3 माइनस 51। कितना लंबा चौड़ा होगा कैलकुलेशन, फालतू में इतना बड़ा बड़ा नंबर के साथ क्यों डील करें, प्रॉपर्टी लगा देते तो इजीली ये हमें मिल गया जीरो। क्लियर हो ना, आगे चलते हैं। अच्छा ये सवाल को देखो, बड़ा ही प्यारा सवाल है, बोल रहा है कि सो दैट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। शो करो कि ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है। अब इधर भी वही बात, उसने हमें कुछ नहीं बोला है कि विदाउट विदाउट एक्सपांडिंग, सॉरी आई मीन यस विदाउट एक्सपांडिंग या फिर यूजिंग प्रॉपर्टीज, कुछ नहीं बोला है। सिंपल सा उसका सवाल है सो दैट। तो अगर हम इसको किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलग पर एक्सपांड करके उसका वैल्यू जीरो दिखाते हैं तो कोई मार्क नहीं कटने वाला, यू विल गेट द फुल मार्क्स। बट द थिंग इज आपका बहुत समय चला जाएगा। बस ये 2 मार्क का सवाल है, 2 लाइन में होने वाला सवाल, और आप अगर उसको किसी रो या फिर किसी कॉलम के अलग पर एक्सपांड करोगे आपको अननेसेसरली 4-5 लाइन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। बेटे कल एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, और वो प्रॉपर्टी के हिसाब से मेरा डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर दो नंबर के सॉम के रूप में एक्सप्रेस हुआ है, जैसे भी तो देखो इसका जो सेकंड रो है डिटर्मिनेंट का, ये डिटर्मिनेंट का सेकंड रो जो है उसके एवरी एलिमेंट दो दो नंबर के सॉम के रूप में एक्सप्रेस हुआ है, देन आई कैन एक्सप्रेस दिस डिटर्मिनेंट एज द सॉम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। मैं ये डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सॉम के रूप में एक्सप्रेस कर सकता हूं, मतलब इसको स्प्लिट कर सकता हूं। कल ये प्रॉपर्टी पढ़े थे।
और ये अगर ये दो दो नंबर के सम में दिया है, अगर और एक नंबर मतलब तीन तीन नंबर के सम में अगर देता तो तीन डिटर्मिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस कर पाते। और ऐसे अगर एक नहीं एक से ज्यादा रो भी अगर वैसे होते तो हम एक्सपांशन कैसे करते हैं, स्प्लिट कैसे करते हैं, कल सब देखे थे। छोड़ो इसको, फिलहाल इसको अभी करते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट को भी कैसे स्प्लिट कर सकते हैं बेटे, एक ए ए एक्स बी बी वाई सी सी जेड, पहले मैं लिख लेता हूं डेल्टा इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट है ए बी सी ए प्लस एक्स बी प्लस टू आई, सॉरी ए प्लस टू एक्स एंड सी प्लस टू जेड एंड ये एक्स एंड ये वाई एंड ये जेड, और इसका वैल्यू मुझे जीरो प्रूव करना है। अच्छा, इसको मैं अगर एक्सपांड करूं तो बेटे ए एक्स बी बी वाई सी सी जेड एक डिटर्मिनेंट होगा, प्लस ए टू आई एक्स बी टू आई वाई सी टू जेड जेड और एक डिटर्मिनेंट आ जाएगा। चलो इसको एक्सप्रेस करते हैं, दिस ऑल्सो इक्वल टू ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस ए बी सी टू आई टू, अरे टू एक्स इधर था ना, एक्स इधर था, एक्स इधर था ना बेटा, एक्स था, हाँ एक्स, टू एक्स इधर से टू आई, इसे टू जेड और नीचे है एक्स वाई जेड इज इक्वल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्प्लिटिंग किया बेटे, स्प्लिटिंग करना आता है, मैं कल पढ़ाया था। ये ये एक का डिटरमिनेंट बना दिए, फिर ये ये और एक डिटरमिनेंट बना दिए। अब दोनों डिटरमिनेंट को जरा ऑब्जर्व करो, ये डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो दोनों आइडेंटिकल है, तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, अंडा, क्या होगा अंडा, जीरो। प्लस ये डिटरमिनेंट को जरा देखो, इसका बेटे सेकेंड रो एंड थर्ड रो के जो एलिमेंट्स है वो प्रोपोर्शनल है, आप देख पाओगे सेकेंड रो एंड थर्ड रो के एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल है। कैसे बेटे, ना टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू टू वाई डिवाइडेड बाई वाई इज ऑल्सो इक्वल टू टू जेड डिवाइडेड बाई जेड आता है, सब टू ही आते हैं। मतलब ये दोनों रो के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के रेशियो कांस्टेंट होते हैं, मतलब all the elements of the second row and the third row are proportional। तो ऐसे केस में भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है बेटे, जीरो आता है, ये भी पढ़े थे। या फिर आप इसका जो सेकंड रो है उसके सारे एलिमेंट में से अगर टू भी बाहर कॉमन ले गए तो इधर रहेगा एक्स और वाई और इधर जेड रहेगा, और तब भी आप देख सकते हो कि सेकंड रो थर्ड रो आइडेंटिकल हो जाएंगे, तब भी आप जीरो लिख सकते हो। लेकिन हम एक स्टेप बचा लेते हैं इसे जीरो लिख के, और रीजन यहाँ पर क्या है बेटे, यहाँ पर इसका ये दोनों रो आइडेंटिकल है, और यहाँ पर क्या हुआ बेटे, ना सेकंड रो एंड थर्ड रो आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना, R3 and R2 are proportional, और इधर क्या हुआ ना R1 and R2 are identical। तो ऐसे ही आ गया जीरो, जीरो प्लस जीरो। आप सोचो जरा, अगर आप इसको एक्सपांड करते तो कितना मुश्किल होता पता है, प्लस माइनस प्लस करते, ए इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो 20 - 20, माइनस बी इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो 20 - 20, प्लस सी इंटू उसका रो कॉलम, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत लंबा खींचता है बेटे, आंसर तो जीरो आना है लास्ट को, और इतना लंबा खींचेगा पूरा कैलकुलेशन अननेसेसरी, और लास्ट को काट कूट कर आप जीरो दिखाओगे, मतलब होगा, लेकिन बहुत सारे टर्म्स को काटोगे 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 काटोगे, लास्ट को कुछ नहीं बचेगा, इक्वल टू जीरो। बहुत टाइम टेकिंग है वो ऐसा करने से, प्रॉपर्टी लगा देने से इजी हो गया। अच्छा, तो हम प्रॉपर्टी लगा के एग्जाम में करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले इजी जी क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। एग्जाम्पल 12, हाँ यहां पर उसने आपको स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, स्ट्रिक्टली बोला है कि बिना एक्सपांड करके प्रूव करो। तो आप अगर यहाँ पर एक्सपांड करके, मतलब अगर इसको इसका फर्स्ट रो के अलम पर या फिर कोई भी कॉलम के अलम पर एक्सपांड करके अगर इसका वैल्यू जीरो दिखाते हो तो आपको जीरो मार्क मिलेगा, क्योंकि उसने बोल दिया है कि बिना एक्सपांड करके बताओ। इसके पहले वाले सवाल में कुछ नहीं बोला था, तो मेरा मर्जी में कहीं पर अगर
अगर मैं कहीं पर कर भी देता था और सही आंसर आ भी जाता तो मुझे फुल मार्क मिलता है, लेकिन जहां पर पर्टिकुलरली मेंशन करा है विदाउट एक्सपांडिंग, वहां पर तो बिना एक्सपांड करके ही आपको करना पड़ेगा, तो इसको जीरो दिखाना है। अच्छा चलो, पहले जीरो लिखा है भूल जाओ, पहले तो मुझे इसको जीरो कैसे दिखाना है। अच्छा, अगर डिटर्मिनेंट को देखो, इसका फर्स्ट रो के एलिमेंट्स एंड सेकंड रो के एलिमेंट के बीच में जरा देखो क्या है। फर्स्ट रो के एलिमेंट देखो, एक्स प्लस वाई, एक प्लस जेड की कमी है, नीचे जेड। वाई प्लस जेड एक प्लस एक्स की कमी है, नीचे एक्स है। जेड प्लस एक्स एक वाई की कमी है, नीचे वाई है। और ये लास्ट वाला वन वन वन। अच्छा, यहां पर मैं अगर रो वन में रो टू ऐड कर दूं, रो वन बिकम्स रो वन प्लस रो टू, बेटे ये भी एक प्रॉपर्टी था, और ये प्रॉपर्टी के हिसाब से हम कोई भी रो में और एक रो ऐड कर सकते हैं, और एक रो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर एक रो में कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं, या फिर एक रो में कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरे रो से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड सेम चीज कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, एक कॉलम में दूसरा कॉलम ऐड कर सकते हैं, एक कॉलम से दूसरा कॉलम माइनस कर सकते हैं, एक कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरा कॉलम में ऐड कर सकते हैं, एक कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरा कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर हम एक रो में एक नहीं बल्कि दो दो रो भी ऐड कर सकते हैं एक साथ। तो हम ऐसे करने से हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू डज नॉट चेंज। तो यहाँ पर मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूँ, रो वन बिकम्स रो वन प्लस रो टू। तो ऐसा करने से बेटे रो वन में रो टू ऐड करते हैं, ये हो जाएगा बेटे, यहाँ पर एलिमेंट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये ऐड करें यहाँ से, यहाँ पर एलिमेंट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर एलिमेंट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अभी डिटर्मिनेंट का अभी देखो, अभी आपके ऊपर निर्भर करता है, आप अगर इसके जो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन बाहर ले जाओ, तो इधर रहेगा वन, इधर रहेगा वन, इधर रहेगा वन, एंड फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो आंसर जीरो आ जाएगा डिटर्मिनेंट। लेकिन वो स्टेप भी बचा सकते हो, क्यों? क्योंकि बेटा देखो, इसका जो रो वन एंड जो रो थ्री है दे आर प्रोपोर्शनल, एलिमेंट्स ऑफ रो वन एंड रो थ्री आर प्रोपोर्शनल। देखो बेटे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई वन, कितना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस डिवाइडेड बाई वन, वही एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई वन, वही है ना। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो के एलिमेंट्स आर प्रोपोर्शनल, तो इस वजह से भी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट आएगा जीरो। ठीक है, तो फिर से दोबारा बोलता हूँ, एक रो में और एक रो ऐड कर सकते हो, एक रो से और एक रो माइनस कर सकते हो, एक रो में एक कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड भी कर सकते हो, कुछ सब्ट्रैक्ट दूसरे रो से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, वही चीज कॉलम के साथ भी हो सकता है। एक रो के साथ दो दो रो भी एक साथ ऐड कर सकते हो, आर वन आर प्लस आर टू प्लस आर थ्री, या फिर एक रो में हम जो दोनों रो ऐड कर रहे हो दो रो में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं, मानो ऐसा कर रहा हूं, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर एक रो से मानो मैं 5r2 माइनस कर रहा हूँ एंड 3r3 भी माइनस कर रहा हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। ये सब करने से मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो बिंदास हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज इफ वी डू दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस। Keep in mind, we can add one row to another row, we can subtract one row from another row, we can multiply some number with one row mentally and add that to another row, we can multiply one number with one row mentally and then subtract it from another row. Same things we can do with columns, and the value of the determinant does not change. Okay, now let's move on to this question. Okay, okay, let's do this question first. It's the easy one, exercise का question है, पहला question exercise का है। और सवाल पहले पढ़ते हैं, सवाल में उसने क्या हमें बोला क्या है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके, एंड विदाउट एक्सपैंडिंग, बिना एक्सपैंडिंग किए ये सब प्रूव करना। यहाँ पर उसने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि बिना एक्सपांड करके करने के लिए, तो अगर आप इसको एक्सपांड करके करते हो तो आपको जीरो मार्क मिलेगा, आंसर आपका जीरो आ जाएगा, आप खुश हो जाओगे।
बोला था जीरो प्रूव करने के लिए, मेरा जीरो भी आ गया, बट यू विल नॉट बी अवॉर्डेड एनी मार्क फॉर इट एट ऑल, because if you clearly see the question, there is one instruction in the question, and the instruction says that you prove this without expanding and using property। तो बेटे यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगाने से हमें जीरो जल्दी देखा देंगे? बेटे देखो जरा, इसका जो थर्ड कॉलम है वो थर्ड कॉलम के एवरी एलिमेंट दो दो नंबर के सॉम के रूप में एक्सप्रेस है, आप देख पा रहे होंगे। तो मैं ये पूरा डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सॉम के रूप में एक्सप्रेस कर सकता हूं, इसको स्प्लिट कर सकता हूं। दिस डिटर्मिनेंट व्हिच इज x प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, आई कैन स्प्लिट दिस डिटर्मिनेंट, और मैं जो थर्ड कॉलम है उसको स्प्लिट कर दूंगा। कैसे? बट एक एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड एक डिटर्मिनेंट, और एक एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है ना। एक डिटर्मिनेंट बनाऊंगा जिसमें ये ले जाऊंगा, और एक डिटर्मिनेंट बनाऊंगा जिसमें ये ले जाऊंगा, है ना। तो देख लो, ऐसे ही तो स्प्लिट करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड दिस डिटर्मिनेंट प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी एंड ए बी सी। तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट करने के बाद अगर मैं ये दोनों डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करता हूं, तो ये डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम दे आर आइडेंटिकल, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। प्लस उसी तरह ये डिटर्मिनेंट का सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर आइडेंटिकल, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी जीरो आ जाएगा। जीरो प्लस जीरो इज जीरो। तो देखो मैंने बिना एक्सपांड किए इसको प्रूव करके दिखा दिया, दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको दिखाते हैं वही बात, यूजिंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके करना है एंड बिना एक्सपांड किए। अच्छा चलो, कहीं पर भी एक्सपांड अगर आपको मना किया एक्सपांड करने के लिए, इसका मतलब आप कहीं पर भी एक्सपांड नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड टू एक्सपांड इट एनीवेयर, यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। बिना एक्सपांड किए इसको जीरो दिखाना है। अच्छा, अब ये जो सवाल है, ये सवाल को सॉल्व करना एक गेम खेलने की तरह ही। आपको ये डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट है उनको थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करके देखना है कि कैसे मैं इसको जीरो दिखाऊं। अच्छा, आपको पता है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो जब होता है प्रॉपर्टी के हिसाब से, कब कब जीरो हो जाता है प्रॉपर्टी अगर इस्तेमाल करें? एक कोई भी दो रो आइडेंटिकल, या फिर कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल, या फिर अगर कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो, ऐसे हो जाता है तो एक प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट मैं बोल दूंगा डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो देखते हैं ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या इसके अंदर, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी लगा के ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या ताकि इसको जीरो दिखा दे। तो बेटा जरा देखो, आप पहले क्या करो, दिमाग में देखो, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तीनों नंबर को जरा ऐड करो रॉफ में। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस, तीनों नंबर को ऐड करो। बेटा देखोगे ये जीरो है। उसी तरह b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी को अगर ऐड करो, आप देखोगे जीरो आएगा। उसी तरह ये तीनों भी ऐड करने से जीरो आएगा। तो यहां से मुझे एक बात मेरे दिमाग में आता है, क्यों ना मैं यहाँ पर कॉलम 1 में पूरा कॉलम 2 कॉलम 3 दोनों ऐड कर दूं, और मुझे पता है ये प्रॉपर्टी के हिसाब से ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, नहीं होता। तो मैं कॉलम 1 में कॉलम 2 एंड कॉलम 3 दोनों ऐड कर दिया। ऐड कर देने के बाद ये डिटर्मिनेंट खाली इसका चेहरा बदलेगा, डिटर्मिनेंट नहीं बदलेगा, चेहरा बदलेगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलने वाला। सो इसीलिए तो इक्वल टू दे रहा हूं, इक्वल टू दे रहा हूं, इक्वल टू। तो बेटे कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 दोनों ऐड कर दो। a माइनस बी में b माइनस सी ऐड होगा, c माइनस सी ऐड होगा, इधर क्या रह जाएगा? जीरो। यहाँ भी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसके साथ ये हो जाएगा जीरो, ये
ऐड होंगे, ये भी हो जाएगा 0। तो पहला कॉलम पूरा 0 हो गया। और अगर मैं डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी याद करूं तो किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 हो तो डायरेक्ट मैं बोल दूंगा द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। क्लियर और नॉट? बिकॉज रीजन क्या है बेटे, एवरी एलिमेंट ऑफ कॉलम 1 इज इक्वल टू 0। कॉलम 1 के सारे एलिमेंट 0 हुआ, इसीलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 हो गया। ओके, देखते हैं। हाँ, लेट्स रिज्यूम। ओके, तो ये सवाल को देखते हैं। सवाल वही का है, विदाउट एक्सपैंडिंग यूजिंग प्रॉपर्टी सो दैट दिस इज इक्वल टू 0। बिना एक्सपैंड किए प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हमें इसको 0 दिखाना है। अच्छा, तो पहले तो ए डिटर्मिनेंट को अगर आप एक्सपांड करके 0 दिखाते हो तो आपको 0 मार्क मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि उसने बोल दिया है कि एक्सपांड ना करके करने के लिए। मैं बार बार जो वर्ड यूज कर रहा हूँ एक्सपांड करके, आई होप आपको समझ में आता है क्या मतलब होता है कि किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलम पर एक्सपांड करना। आई होप उतना आपको समझ में आता है, नहीं तो मैं अननेसेसरली बार बार बोल रहा हूँ कि विदाउट एक्सपांडिंग, और आप एक्सपांडिंग वर्ड ही मतलब समझ नहीं रहे हो। जैसे हम करते हैं ना प्लस माइनस प्लस, इसके अलम पर एक्सपांड करते हैं, या फिर इधर माइनस प्लस माइनस इसके अलम पर एक्सपांड करते हैं, या फिर इधर प्लस माइनस प्लस इसके अलम पर एक्सपांड करते हैं, या फिर इसके अलम पर एक्सपांड करते हैं। तो एक्सपांड करके जो करते हैं वैसे ना है, नहीं करना है, इधर बिना एक्सपांड करके करना है। अच्छा, तो ये डिटर्मिनेंट को हमें 0 दिखाना है, एंड उसके लिए आप थोड़ी देर के लिए ये डिटर्मिनेंट के जो नंबर्स है उनको ऑब्जर्व करो। ये जो डिटर्मिनेंट के नंबर्स है उनको ऑब्जर्व करो और देखो इनमें कुछ गेम है क्या। इज देयर समथिंग, इज देयर समथिंग इन द पिक्चर हियर व्हिच आई एम मिसिंग? कुछ है क्या ऐसा, मतलब इंटरेस्टिंग चीज जो मिस कर रहा हूं? गेम है, बिल्कुल पजल है। इधर 2 है, इधर 65, 7, 3 है, 75 है, इधर 8, 5 है, 86 है, इधर 9। अच्छा, एक 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 में एक आपको मतलब झलक दिखाता हूँ। आप सबको पता है कि 7 जा 9 63 होता है, 7 जा 9 63 होता है, और ये नंबर बस 63 से 2 बड़ा है। इधर देखो 2 है। अच्छा, ये नंबर में अगर 9 मल्टीप्लाई करते हैं, 8 जा 9 आता है 72। ये नंबर बस उससे 3 बड़ा है, और इधर भी 3 है। कुछ तो गेम है। 9 में 9 मल्टीप्लाई करने से आता है 81, और ये नंबर उससे बस 5 बड़ा है, और इधर एक 5 है। सो देयर मस्ट बी समथिंग, राइट? तो हम इसको सिंप्लीफाई पहले करते हैं। तो कैसे करेंगे बेटे? मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉलम 3 से कॉलम 1 माइनस करता हूँ। आई एम सब्ट्रैक्टिंग कॉलम 1 फ्रॉम कॉलम 3। ऐसा करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, प्रॉपर्टी पढ़े। तो बेटे क्या होगा अभी एलिमेंट देखो, कॉलम 3 से कॉलम 1 माइनस करो, 2 माइनस कर देने से हो जाएगा 63, 2 7 63। अच्छा, ये हो जाएगा 3 8 72, और ये हो जाएगा 5 9 81 इज इक्वल टू, आप इसका जो थर्ड कॉलम है उसका हर एक एलिमेंट में से 9 कॉमन ले सकते हो। यू कैन टेक 9 कॉमन आउट ऑफ इट्स एवरी एलिमेंट थर्ड कॉलम के। अगर 9 ले गए तो ये क्या होता है, 2 3 5 7 8 9। यहाँ से 9 गया तो ये होगा 7, इधर से 9 जाएगा तो 8, इधर से 9 जाएगा तो 9 इज इक्वल टू 9 इंटू। बेटे ये डिटर्मिनेंट अगर देखो तो इसका दो कॉलम पूरा आइडेंटिकल है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। या फिर अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते हो, डायरेक्टली भी इधर लिख सकते हो। बेटे यहाँ पर इसका जो कॉलम 2 एंड कॉलम 3 का जो एलिमेंट्स है दे आर प्रोपोर्शनल। कॉलम 2 कॉलम 3 के एलिमेंट प्रोपोर्शनल है बेटे।
7 into 3 8 into सॉरी 7 into 9 8 into 9 9 into 9 proportional मतलब 63 minus 63 divided by 7 is also equal to 72 divided by 8 is also equal to 81 divided by 9. So column 2 and column 3 का एलिमेंट प्रोपोर्शनल है, इसे अभी मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि इसका ये डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 है, ये भी मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में। ओके लेट्स कंटिन्यू। अच्छा हाँ, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पर भी वही इंस्ट्रक्शन हमारे पास है कि विदाउट एक्सपैंडिंग एंड यूजिंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हमें दिखाना है, हमें ये प्रूव करना है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस हमें दिखाना है। क्यों उसने विदाउट एक्सपैंडिंग बोला है? क्योंकि बेटे बच्चे क्या कर देंगे, मतलब जो नहीं पढ़े हैं वो क्या कर देंगे एग्जाम में लास्ट को, इसको एक्सपैंड कर देंगे, इसको एक्सपैंड कर देंगे, दोनों को इक्वल दिखा देंगे, लिख देंगे इक्वल। नहीं, उसने बोला है कि विदाउट एक्सपैंडिंग, तो मतलब आप यहाँ पर बिना एक्सपैंड किए इनको इक्वल आपको दिखाना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। पहले तो कुछ चीजें इस डिटर्मिनेंट के बारे में ऑब्जर्व करते हैं। चलो जूम इन कर लेता हूं। दिस इज इक्वल टू दिस और इसमें एक फैक्टर बाहर बैठा है 2, एक फैक्टर बाहर बैठा है 2, मतलब इसको कैसे एक सिंप्लीफिकेशन करना होगा, जैसे कि हमें एक फैक्टर बाहर 2 भी आ जाएगा, बाहर 2 वाला ना एक फैक्टर बाहर आना है। अच्छा अगर दिमाग लगाए तो इसका बेटे आप जरा ये तीनों नंबर को ऐड करो, मतलब रो 1 में रो 2 रो 3 दोनों ऐड करो, मतलब b प्लस सी प्लस ए प्लस बी कितना आता है? b प्लस सी प्लस ए प्लस बी कितना आता है? क्या ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाता है? ऑफकोर्स आ जाता है, आप चेक कर लो। b 2 बार है 2b, c 2 बार है 2c, ए 2 बार है 2a, ये हो गया जरा। अच्छा जब रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करेंगे तो ये तीनों भी ऐड होंगे। अच्छा ये नंबर यहाँ पर भी क्या प्रकट होगा बेटे? 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। क्यों देखो ये तीनों को जब ऐड करोगे, ये तीनों को जब ऐड करोगे तो क्यू 2 बार है, पी भी 2 बार है, आर भी 2 बार है, ऐड होके 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। उसी तरह जब बेटे रो 1 में रो 2 रो 3 दोनों को ऐड करोगे तो ये अभी एलिमेंट क्या हो जाएगा ना बेटे? देखो y 2 बार है, x 2 बार है, z 2 बार है, तो ये भी हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो पूरा फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में एक फैक्टर आ जाएगा 2, जिसको हम बाहर ले सकते हैं, और हमें भी एक फैक्टर 2 चाहिए तो उसका मदद लेते हैं, ये बाहर एक 2 भी चाहिए। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो बेटे मैं क्या करता हूँ, पहले तो लिख लेता हूँ डेल्टा इज इक्वल टू दिस बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। अच्छा यहाँ पर हम इसका अगर रो 1 को चेंज करके रो 1 बिकम्स रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करें, ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का खाली चेहरा बदलेगा लेकिन वैल्यू नहीं बदलेगा, वो वाला प्रॉपर्टी कल लास्ट में जो प्रॉपर्टी पढ़े थे उसके हिसाब से। तो चलो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करते हैं। अच्छा तो रो 1 के एलिमेंट क्या हो जाएंगे बेटा? अभी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इधर आएगा सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, और इधर नीचे है ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। तो हम अभी इसका जो फर्स्ट रो है उसके सारे एलिमेंट में से 2 कॉमन फैक्टर बाहर ले सकते हैं। तो अगर बाहर कॉमन फैक्टर 2 ले जाते हैं तो 2 टाइम्स बड़ी ये होगा ए प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी पी प्लस क्यू प्लस आर आर प्लस पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एंड एक्स प्लस वाई। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं, हम कैसे इसके बाद कैसे प्रोसीड करें। अच्छा तो फिलहाल तो एक मतलब हमें जो आंसर चाहिए जो आरएचएस उसका बाहर जो कि 2 है वो तो मिल चुका है।
अच्छा, अब इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसा दिखाना है। अच्छा, अगर आप ये आरएचएस वाला ये डिटर्मिनेंट को देखो, इसमें कहीं पर दो नंबर ऐड नहीं हुए, सब सिंगल सिंगल नंबर ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, सब सिंगल सिंगल है। लेकिन आपका यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर तीन नंबर ऐड हुए हैं, यहाँ पर दो नंबर ऐड हुए हैं, यहाँ पर दो दो नंबर ऐड हुए हैं। तो इनको सिंगल पहले बनाना है, इसलिए सिंगल करना है, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। और ये टारगेट कैसे हासिल करें, ये टारगेट कैसे हासिल करें? भाई पहले तो मैं एक ऐसा जादू कर सकता हूं कि फर्स्ट रो का सारे एलिमेंट सिंगल हो जाएंगे, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट सिंगल हो जाएंगे, ऐसा एक जादू कर सकता हूँ। वो जादू क्या है? ना मैं रो 1 से रो 2 या फिर रो 3 कोई एक मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मेरा मर्जी, मैं रो 2 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं रो 3 भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, इट्स अप टू मी। तो मैं क्या कर रहा हूँ सपोज, और अगर आप देखो, आपको जो आरएचएस है, आरएचएस का जो एलिमेंट है, उसका पहला एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट पी, तीसरा एलिमेंट एक्स चाहिए। तो आपको भी अगर ऐसा सोचो कि R1 से कौन सा रो डायरेक्ट माइनस कर देने से ये पहला रो के एलिमेंट ये हो जाएंगे, कौन सा रो माइनस कर देने से डायरेक्ट ए पी एक्स हो जाएंगे। अगर ऐसा सोचते हैं, देखते हैं कुछ ऐसा होता है क्या, मतलब इधर डायरेक्ट ए हो जाए, इधर डायरेक्ट पी हो जाए, इधर डायरेक्ट एक्स हो जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बेटा अगर इसमें से सी प्लस ए माइनस करते हो तो रहेगा बी, ए प्लस सी माइनस कर तो रहेगा सी, तो डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो रो 1 से हम कोई एक रो माइनस करते हैं, माइनो रो 1 माइनस रो 2 करता हूँ। तो रो 1 से रो 2 माइनस करते हैं, मतलब दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा बेटे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए, सी सी ए कट गया, क्या रहेगा इधर बी रहेगा। इधर बेटे p प्लस क्यू प्लस आर से आर प्लस पी, सेकेंड रो का एलिमेंट माइनस कर रहा हूं, क्या रहेगा, q रहेगा। और इधर x प्लस वाई प्लस जेड से जेड प्लस एक्स माइनस कर रहा हूं, क्या रहेगा, y रहेगा। देखो सिंगल हो गया, फर्स्ट रो सिंगल हो गया। अच्छा, अब एक रो के सारे एलिमेंट को मैंने सिंगल कर दिया। अब मेरा टारगेट है वही काम और भी रो के साथ करके उनको भी सिंगल बनाओ, क्योंकि मेरा जो आरएचएस है उसमें सारे एलिमेंट सिंगल हुए हैं, तो यहाँ पर मैं R1 माइनस R2 किया था, वही मैं लिख दिया दोबारा, ठीक है ना। अच्छा चलो इसको सिंगल करते हैं। अच्छा, अच्छा, अगर हम फाइनली हमारा रिजल्ट को देखें, अच्छा बड़े आराम से मैं अभी इसको सिंगल कर पाऊंगा, मतलब ये पूरा थर्ड रो को सिंगल कर पाऊंगा। वो कैसे बेटे, आप अगर थर्ड रो से अगर फर्स्ट रो भी माइनस कर दो, देखो ए प्लस बी से बी माइनस करने से ये ए हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। पी प्लस क्यू से क्यू माइनस करने से पी हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। एक्स प्लस वाई से वाई माइनस करने से एक्स हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। तो मैं इसको सिंगल बनाने के लिए रो 3 से रो 1 माइनस कर रहा हूँ, रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस रो 1। तब ये क्या हो जाएगा ना, 2 इंटू बी क्यू वाई, पहला जो था 2 इंटू बी क्यू वाई, अच्छा, और दूसरा रो क्या है, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। और तीसरा रो को हमें चेंज कर रहे हैं, रो 3 से रो 1 को माइनस कर रहे हैं, थोड़े इधर रहेगा ए रह जाएगा, और इधर आर मतलब रो 3 से रो 1 माइनस करने पे पी प्लस क्यू से क्यू माइनस करने से पी रह जाएगा, और इधर एक्स रह जाएगा, तो ए पी एक्स इधर रह जाएगा, ए पी एक्स, ए पी एक्स। देखो यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर, यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर। अब बस एक छोटा सा स्टेप के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा फाइनली। यू आर ऑलरेडी, मतलब 50% आप ऑलरेडी सवाल का कर चुके, 50-60%, मोर देन 50% ऑलरेडी कर चुके हो। अच्छा, इसको फिर से हमें और, इसको और भी मतलब सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि बेटे ये वाले एलिमेंट भी सिंगल होने हैं। तो इधर आप दो काम कर सकते हो, दो काम कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप बड़े प्यार से बेटे, आप देखो बेटे, आपका जो रो 2 है एंड रो 3 है, उनमें एक एक एलिमेंट कॉमन है, देखो बेटे, ये ए है, देखो पी पी है, देखो एक्स एक्स है।
आप रो 2 से रो 3 माइनस कर सकते हो, रो 2 से रो 3 माइनस कर सकते हो, रो 2 से रो 3 माइनस कर सकते हो। नहीं तो इसमें यहां पर और एक भी रास्ता है, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग करना। एक डिटर्मिनेंट होगा बी सी क्यू, क्यू आर पी वाई जेड एक्स, और एक डिटर्मिनेंट होगा बी ए क्यू, क्यू पी पी, सॉरी, हाँ इधर पी नहीं, इधर आर प्लस क्यू था शायद, आर प्लस पी था, अच्छा ठीक है ठीक है, प्लस पी था, ओके ओके ठीक है ओके। हाँ यस, क्यू पी पी रह जाएगा, और इधर वाई एक्स एक्स दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हो। तो ऐसा करके भी आप कर सकते हो। तो मैं पहले ये दिखाता हूँ, ऐसे तरीके से दिखाता हूँ, रो 2 से रो 3 माइनस कर लेता हूँ। तो कर देने से बेटे रो 2 से रो 3 माइनस कर देने से आपका ये हो गया बी ए बी क्यू वाई, रो 2 से रो 3 माइनस कर दिया, सी प्लस ए माइनस ए क्या रह जाएगा इधर बेटे, सी रह जाएगा, आर प्लस पी माइनस पी इधर आर रह जाएगा, जेड प्लस एक्स माइनस एक्स इधर जेड रह जाएगा। अब देखो सारे एलिमेंट सिंगल हो गए। और यहाँ पर हम और एक क्या कर सकते थे, जगह नहीं है, मैं बस बोल देता हूँ। आप इसको दो डिटर्मिनेंट, ये एक डिटर्मिनेंट, ये ये और एक डिटर्मिनेंट, ऐसे दो डिटर्मिनेंट के सॉम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते थे। और जो दूसरा डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों बेटे, देखो दूसरा डिटर्मिनेंट क्या होगा, बी ए बी ए क्यू पी पी वाई एक्स एक्स। तो दूसरा डिटर्मिनेंट का सेकेंड रो थर्ड रो दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, और दूसरा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हो। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं अभी हमारा आरएचएस आ गया क्या। आरएचएस में अगर देखो तो अभी भी हमारा आरएचएस नहीं आया है, क्योंकि आरएचएस का फर्स्ट रो एपी क्यू एक्स है, एपी एक्स है, जबकि हमारा थर्ड रो एपी एक्स है। आरएचएस का सेकेंड रो बी क्यू वाई है, जबकि हमारा फर्स्ट रो बी क्यू वाई है। आरएचएस का थर्ड रो सी आर जेड है, जबकि हमारा सेकेंड रो सी आर जेड है। तो इसका मतलब हमें रोज को इंटरचेंज करना होगा, रोज को इंटरचेंज करना होगा, रोज को इंटरचेंज, खाली रोज का अरेंजमेंट को बदल देने से हमें अपना आरएचएस वाला फॉर्मेट मिल जाएगा। अच्छा आरएचएस में अगर हम देख रहे हैं तो एफपीएक्स ऊपर रहना चाहिए, एफपीएक्स ऊपर रहना चाहिए, बीक्यूएक्स बीच में रहना चाहिए, सीआरजेड नीचे आना चाहिए। अच्छा तो मैं यहाँ पर दो रो चेंज साइमल्टेनियसली करूंगा। देखो क्या करता हूँ, पहले पहले तो मैं R1 एंड R3 को इंटरचेंज करता हूँ, R1 को R3 के साथ इंटरचेंज करता हूँ दिमाग में। अब ऐसा कर देने के बाद एफपीएक्स चला जाएगा ऊपर और बीक्यूआई चला जाएगा नीचे। मतलब आप दिमाग में सोच लो, इधर नीचे बीक्यूआई हो गया और इधर आ गया एफपीएक्स, दिमाग में सोचो, ठीक है। अच्छा लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुआ है, बीक्यूआई थर्ड रो नहीं होना चाहिए, सेकेंड रो होना चाहिए, सीआरजेड सेकेंड रो नहीं थर्ड रो होना चाहिए। तो अब हम ये दोनों रो के बीच में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब एक बार ये दोनों के बीच में इंटरचेंज करने के बाद उसके बाद हम R2 R3 के बीच में इंटरचेंज कर सकते हैं ना, R2 एंड R3 के बीच में इंटरचेंज कर सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। R2 R3 के बीच में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो बार रो इंटरचेंज कर रहे हैं, और हमें पता है कि अगर एक बार रो इंटरचेंज करें तो साइन बदल जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस होता है, मतलब एक -1 मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर दो बार इंटरचेंज कर रहे हैं तो और एक माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, ये एक फॉर्मूला हम पढ़े थे, अगर हम ये जो रोज का इंटरचेंज कर रहे हैं या फिर जो कॉलम्स का इंटरचेंज करते हैं, अगर वो n टाइम्स करते हैं तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो -1 टू दी पावर n टाइम्स तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट रहेगा।
क्योंकि हर बार जब रो इंटरचेंज करोगे एक -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 बार रो इंटरचेंज कर रहे हैं, तो -1 +1 मल्टीप्लाई होगा, मतलब वही का वही रहेगा, खाली आप अरेंज कर दो। हाँ, तो इस अरेंजमेंट के हिसाब से हमें अपना डिटरमिनेंट मिल गया। एपीएक्स ऊपर गया है, बीक्यूआई बीच में आ गया है, और सीआरजेड नीचे आ गया है। विच इज आवर व्हाट, आरएचएस। अच्छा, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ R1, इसको इधर लिख लेता हूँ R1 बिकम R1 R3 R2 R3। ठीक है, तो आई होप यू गॉट इट, यू हैव योर आरएचएस। तो आज का क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी कंटिन्यू करेंगे।